द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट वन, सीन वन। सीन वन जो है वो वेनिस का है, एक स्ट्रीट का। एंटोनियो, सलेरियो एंड सोलेनियो प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एंटोनियो बोलता है, सच कहूं तो पता नहीं मैं क्यों इतना उदास हूं। मैं अपनी उदासी से तंग आ गया हूं और तुम कहते हो कि तुम भी इससे तंग आ गए हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यह उदासी कैसे हुई, मैंने इसे कैसे पाया, या ये कैसे आई, यह किसके बारे में है, या यह कहाँ से आई है। और चूंकि मैं इस उदासी के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मेरे पास स्पष्ट रूप से खुद को समझने में कठिनाई आ रही है। सलेरियो कहता है, आपका मन समुद्र पर केंद्रित है, जहां आपके व्यापारिक जहाज समुद्र पर अमीर जाने माने लोगों की तरह सैर कर रहे हैं। वे उन छोटी व्यापारिक नावों को पछाड़ रहे हैं जिनके पास से वे गुजरते हैं, और यह ऐसा है जैसे छोटी नावें आपके जहाज़ों की महानता के आगे नतमस्तक हो रही हैं। सोलेनिया कहता है, मेरा विश्वास करो श्रीमान, अगर मैं आपके जैसे व्यापारिक उद्यम में शामिल होता तो मेरी अधिकांश मानसिक ऊर्जा मेरे जहाज़ों के साथ भी होती। मैं हवा के रुख की जांच करने के लिए घास के तिनकों के उपयोग से मैं हवा का रुख जानने की कोशिश करता, और बंदरगाहों और घाटों और सड़कों के नक्शे देख रहा होता, और कोई भी छोटी सी बात जो मुझे चिंतित कर सकती है कि मेरे जहाज़ों के साथ कुछ बुरा होगा, निस्संदेह मैं दुखी होता। सलेरियो कहता है, मैं अपने गर्म सूप को ठंडा करने के लिए फूंक मारता तो परेशान हो जाता, क्योंकि इससे मुझे लगता था कि समुद्र में तेज हवा मेरे जहाज़ों को कितना नुकसान कर सकती है। अगर मैं रेत की घड़ी को देख लूं, तो मैं सोचे बिना नहीं रह सकता कि मेरा जहाज़ अपने सभी माल के साथ गिर गया और पलट गया। अगर मैं चर्च जाता और वहां की पत्थर की संरचना को देखता, तो मैं खतरनाक चट्टानों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता, जो मेरे जहाज़ों के किनारों को तोड़ सकती थी और पूरे पानी में कीमती मसाले बिखेर सकती थी, जिससे मेरा जहाज़ में लदा सारा रेशम गिर जाता और लहरों पर लिपट जाता। वे बहुत अधिक मूल्य के हैं और अचानक खो जाएंगे और मेरे लिए कुछ भी मूल्य नहीं रखेंगे। मैं ऐसी बातों के बारे में कैसे सोच सकता था और उदास नहीं होता। लेकिन आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि एंटोनियो दुखी है क्योंकि वह अपने माल की चिंता कर रहा है। एंटोनियो कहता है, मेरा विश्वास करो, तुम गलत हो। भगवान का शुक्र है, मेरा सारा माल एक जहाज या किसी एक जगह पर नहीं है, और मैंने इस साल के उद्यम पर अपनी सारी दौलत को जोखिम में नहीं डाला है। इसलिए यह मेरा माल नहीं है जो मुझे दुखी कर रहा है। सुलेनिया कहता है, तो तुम्हें फिर इश्क हो गया है। एंटोनियो, शर्म करो शर्म करो। सोलेनियो, आप भी प्यार में नहीं हैं? फिर मान लें कि आप दुखी हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं। आपके लिए हंसना और उछलना कूदना और केवल यह कहना कि आप खुश हैं क्योंकि आप दुखी नहीं हैं उतना ही आसान होगा। मैं कसम खाता हूं, दो सिर वाले जेनस की कसम से कहता हूं, प्रकृति ने हर तरह के अलग अलग लोगों को बनाया है। कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और अंतिम संस्कार पर भी हंस सकते हैं, जबकि अन्य इतने खट्टे होते हैं कि वे किसी भी बात पर मुस्कुरा तक नहीं पाते, यहां तक कि उस मजाक पर भी नहीं जिसे नेस्टर ने सबसे मजेदार कहा। बसैनियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो अब प्रवेश करते हैं। तो सोलेनियो कहता है, इधर ग्रेशियानो और लोरेंजो के साथ आपका सबसे अच्छे संबंधी बसैनियो आते हैं। अलविदा, हम आपको इन प्यारे दोस्तों के लिए छोड़ देंगे। सलेरियो कहता है, अगर ये अच्छे दोस्त साथ नहीं आ रहे होते तो मैं तब तक रुका रहता जब तक मैं आपको खुश नहीं कर देता। एंटोनियो कहता है, मेरी नज़रों में तुम्हारा बहुत सम्मान है। मुझे पता है कि आपके पास अपने कई काम हैं और बस जाने का बहाना बना रहे हो। सलेरियो, बसैनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो से नमस्कार मेरे अच्छे लोगों। बसैनियो कहता है सलेरियो को और सोलेनियो को, आप दोनों अच्छे आदमी हैं। हम कब साथ में मौज मस्ती करेंगे? मुझे बताओ कब।
आप अजनबी जैसे बातें कर रहे हो, क्या ऐसा होना चाहिए? सलेरियो साथ में, अगली बार जब हमें मौका मिलेगा हम कुछ समय बिताएंगे। सलेरियो एंड सलेनियो बाहर निकलते हैं। लोरेंजो, माय लॉर्ड बसेनियो, जब से तुमने एंटोनियो को ढूंढ लिया है हम दोनों तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन कृपया याद रखें कि हम रात को खाने के लिए कहाँ मिल रहे हैं। बसेनियो, चिंता मत करो। ग्रेशियानो, आप अच्छे नहीं लगते सर एंटोनियो। आप संसारिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। जो लोग चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं वे उन्हें खो देते हैं। मेरा विश्वास करो, वास्तव में आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। एंटोनियो, मैं दुनिया को दुनिया के तरीके से लेता हूँ ग्रेशियानो। ये संसार एक ऐसा मंच है जहाँ हर आदमी को एक भूमिका निभानी होती है और मेरी भूमिका उदासी वाली है। ग्रेशियानो, खैर मैं मजाकिये की भूमिका निभाना बेहतर समझता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंसी झुर्रियों के कारण बनती है। मैं अपने कलेजे को दारू की गर्मी से गर्म रखना चाहता हूँ, बजाय दुख भरे कराहों से अपने को बर्बाद करना। एक गर्म खून वाला आदमी अपने मृत दादा की मूर्ति के समान ठंडा और स्थिर क्यों होना चाहिए? वह इतना निष्क्रिय क्यों हो कि जागते समय व्यवहारिक रूप से सो रहा हो और उसे चिड़चिड़ा होने लगे इतना सनकी होने से? मैं आपको बताता हूं कि एंटोनियो, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं प्यार से बोल रहा हूं। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे इतने स्थिर हैं कि वे एक स्थिर तालाब की तरह मैल से भरे रहते हैं और वे एक स्थिर अभिव्यक्ति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि वे बुद्धिमान, गंभीर और गहन लग सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है मैं सर ओरेकल हूं, और जब मैं बोलने के लिए अपने होठ खोलता हूं तो कोई कुत्ता भौंकता नहीं है। ओ माई एंटोनियो, इस तरह के पुरुषों के पास केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा है क्योंकि वे कुछ नहीं कहते हैं और मुझे यकीन है कि अगर उन्हें बोलना चाहिए तो सुनने वाला हर कोई महसूस करेगा कि वे मूर्ख हैं। इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा, लेकिन सभी उदासीनता का अभिनय करके लोगों को यह सोचने की कोशिश करना बंद करें कि आप गंभीर और बुद्धिमान हैं। अब मेरे साथ आओ। अच्छा लोरेंजो, अभी के लिए अलविदा। एंटोनियो, मैं अपने बाकी के उत्साहवर्धक भाषण को रात के खाने के बाद समाप्त करूंगा। लोरेंजो, ठीक है, हम आपको रात के खाने तक छोड़ देंगे। मैं उन गूंगा लेकिन बुद्धिमान दिखने वाले लोगों में से एक होना चाहिए जिनके बारे में वह बात करता है, क्योंकि ग्रेशियानो मुझे कभी बोलने नहीं देता। ग्रेशियानो, ठीक है, 2 साल और मेरे साथ रहो और तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है। एंटोनियो, अलविदा, मैं अब और बात करना शुरू करूंगा। ग्रेशियानो, धन्यवाद, क्योंकि वास्तव में जिन जीवों को चुप रहना चाहिए वे हैं खाने की थाली में गाय की जीव और असहयोगी नौकरानियों की जीव। ग्रेशियानो और लोरेंजो बाहर निकलते हैं। एंटोनियो, आप उस सब के बारे में क्या सोचते हैं? बसेनियो, ग्रेशियानो बकवास की एक अंतहीन धारा बोलता है, पूरे वेनिस में किसी भी आदमी से ज्यादा। वह जिस बारे में बात कर रहा है उसके बिंदु को खोजने की कोशिश करना घास के ढेर में छिपे गेहूं के 2 दानों को खोजने जैसा है। आप उन्हें खोजने से पहले पूरे दिन देख सकते हैं और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आपके द्वारा किए गए प्रयास के लायक भी नहीं होता है। एंटोनियो, अच्छा, तो यह बताओ कि वह महिला कौन है जिससे तुमने गुप्त यात्रा पर जाने का समझौता किया था? आपने आज मुझे बताने का वादा किया था। बसेनियो, एंटोनियो, आप जानते हैं कि मैं अपनी दौलत का उपयोग कैसे कर रहा हूं। मैं जितना खर्च कर सकता हूं उससे कहीं अधिक भव्य जीवन जी रहा हूं। अभी मैं अधिक मितव्ययी होने के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन ऋणों का उचित भुगतान करने के बारे में परवाह करता हूं जो मैंने अपनी हैसियत से परे रहने के दौरान लिए थे। एंटोनियो, पैसे और प्यार दोनों में मैं तुम्हारा सबसे अधिक एहसानमंद हूं, और क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं मुझे पता है कि मैं आपको उन सभी योजनाओं और योजनाओं के बारे में बता सकता हूं जिन पर मुझे कर्ज चुकाना है। एंटोनियो, अच्छा बसेनियो, कृपया मुझे बताओ, और यदि आपकी योजना उतनी ही सम्मानजनक है जितने कि आप भी हैं तो निश्चिंत रहें कि मैं अपने पैसे से स्वयं और किसी भी अन्य तरीके से आपकी सहायता करूंगा। बसेनियो, अपने स्कूल के दिनों में
मैं एक बार तीर चला रहा था और एक खो गया, इसलिए मैंने उसी तरह एक और तीर चलाया और उस पर बेहतर ध्यान दिया ताकि मैं पहले वाले तीर का अनुसरण कर सकूं और वह मुझे पहले तीर तक ले गया। मेरे बचपन के इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए मेरी योजना को सुने, जो पूरी तरह से सच है। मुझ पर तुम्हारा बहुत कर्ज है और एक उतावले नौजवान की तरह मैंने वह पैसा खो दिया है जो मुझ पर बकाया है। परंतु यदि तुम उसी प्रकार से दूसरा तीर चलाते हो जैसे तुमने पहले छोड़ा था, तो मुझे फिर से धन उधार लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं दोनों तीर तुम्हारे पास वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे को और ध्यान से देखूंगा, या कम से कम मैं पहले को वापस लाऊंगा और दूसरे के लिए तुम्हारे कर्ज में रहूंगा। एंटोनियो, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और स्पष्टीकरण और तर्क के साथ आपके प्रति मेरे स्नेह को उलझाते हुए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप मुझे यह संदेह करने में अधिक गलत करते हैं कि मैं आपको इतना प्यार करता हूं कि अगर आपने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं तो मैं आपको अधिक पैसा उधार दे सकता हूं। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो और मैं वह करूंगा, मुझे बताओ। बसैनियो, बेलमोंट में एक महिला है जिसे विरासत में बहुत दौलत मिली है और वह बहुत सुंदर भी है, जितना वर्णित किया जा सकता है उससे कहीं अधिक सुंदर और गुणी। हमने कभी कभी कुछ जानने वाली नज़रों का आदान प्रदान किया है। उसका नाम पोर्शिया है और वो केटो की बेटी जो ब्रूटुस की पत्नी थी, एक पत्नी के रूप में उसकी योग्यता जग जाहिर है और दुनिया के चारों कोनों से उसके पास विवाह की इच्छा से प्रेमी आते हैं। उसके सुनहरे बाल उसके माथे पर गोल्डन फ्लीस की तरह लटके हुए हैं और कई जेसन्स उसकी तलाश में आते हैं। एंटोनियो, अगर मेरे पास केवल इन सिर्फ हसालारों के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होने का साधन होता तो मुझे बिना किसी संदेह के पता है कि मैं उसे लुभाने में सफल रहूंगा। एंटोनियो, तुम जानते हो कि मेरा सारा धन मेरे जहाज़ों में लगा है। आपके लिए कुछ धन जुटाने के लिए मेरे पास बेचने के लिए न तो पैसा है और न ही कोई सामान। तो आगे बढ़ो और देखो कि मेरा क्रेडिट कितना दूर है। मैं आपको वेनिस में ले जाऊंगा, जिसका उपयोग मैं आपको पहुंचाने के लिए करूंगा। बेलमोंट और सुंदर पोर्शिया के लिए आसपास जाओ और कहीं खोजने के लिए कहो कि तुम कुछ पैसे उधार ले सकते हो, और मैं भी। मुझे यकीन है कि लोग मुझे पैसे उधार देंगे, या तो मेरे खुद के नाम पर या मेरे व्यवसाय के नाम पर। एंटोनियो और बसेनियो बाहर निकलते हैं। शुक्रिया।